हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा क्लास 11th मैथ्स का जो सेट 1 का मैंने सैम्पल पेपर बनाया था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से हम सॉल्यूशन देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप सबको पता है, पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, 11th 12th 2 मार्क्स का है, 13th और 14th हमारा 3 मार्क्स का है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 में से आपको ये बताना है कि कौन सा नल सेट नहीं है, क्योंकि 3 नल सेट हैं और एक ऐसा है जो नल सेट नहीं है, और वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। पहला ऑप्शन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। 2 से भाग होने वाली विषम संख्याएं। कोई भी ऐसी ऑड नंबर नहीं होता, कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं होती जो 2 से डिवाइड हमारा हो जाए। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। तो जो ए ऑप्शन है वो तो एम्प्टी है। बी पे आओ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का अगर हम सेट बनाएं तो इवन प्राइम नंबर तो अकेला एक ही होता है और वो 2 होता है, यानी कि इसका जो सेट बनेगा वो एम्प्टी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे आओ, चारों देख लेते हैं भाई। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। यहाँ मतलब क्या है कि आपको वो नेचुरल नंबर्स का कम्बिनेशन लेना है जो 5 से छोटे भी हों और 7 से बड़े भी। तो जो नंबर 7 से बड़े हैं वो 5 से छोटे नहीं हैं, जो 5 से छोटे हैं वो 7 से बड़े नहीं हैं। तो ऐसा कोई कॉमन नेचुरल नंबर नहीं है जो दोनों शर्तों को पूरा करे, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। और डी, सेट ऑफ पॉइंट्स कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो, कोई नहीं होता, तो ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, तो ये भी एम्प्टी। अब इन 4 में से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो एम्प्टी है, लेकिन सेकंड ऐसा है जो एम्प्टी नहीं है, नल नहीं है, और हमें यही बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जो नल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ x + 1, y - 2 = 3, 1 देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर और ये भी, दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी कि x + 1 3 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 3 - 1 यानी 2 हो जाएगी। और सेकंड एलिमेंट सेकंड के, तो y - 2 = 1, तो y की वैल्यू 1 + 2 यानी 3 हो जाएगी। तो x 2 है और y 3 है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं बेटा वो ऑर्डर्ड पेयर में हैं, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, 3 2 और 2 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x 2 है और x पहले नंबर पर आता है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। डिग्री मेजर ऑफ 7π/6 से रेडियन इज। अब रेडियन को, एक रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π डिग्री होता है, और ये कितना है, ये है 7π/6 रेडियन। तो इसको क्या करो, 180/π से इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई से पाई कट गया, 6 से 180, 3 7 जा 21, तो 210 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 20, द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 25। तो देखो आयोटा की पावर 25, आपने आयोटा को क्या करना है कि पावर को ना 4 से डिवाइड करना है। अब 25 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24 और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो इस पावर को आप 24 + 1 राइट कर सकते हो। अब x की पावर m + 1 है तो पावर अलग अलग हो जाएंगी, आयोटा की पावर 24 गुना आयोटा की पावर 1। अब आयोटा, देखो ये प्रॉपर्टीज़ हर बच्चे को याद होनी चाहिए। a⁻m + n = a⁻m × n, a⁻m है तो a की पावर mn। ये 8th क्लास की प्रॉपर्टीज़ है, कहीं आप सोचें कि भाई हमने की नहीं हुई है, कब की थी एट्सेट्रा। तो 24 है, इसको भी क्या करो, आयोटा की पावर 4 की पावर 6 कर दो, 4 6 जा 24 आ गया, और आयोटा की पावर 1 आयोटा हो गया। अब ये हम सबको पता है कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, और 1 की पावर 6 कर दो इंटू आयोटा, 1 की पावर 6 करोगे 1 आएगा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, तो इसकी जो वैल्यू वो आयोटा आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 3 × 2 - x, ये इक्वल टू का साइन है भाई यहाँ पर,
3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज इन द इंटरवल। 4 ऑप्शन हैं, सॉल्व कर लीजिए। 3 को देखो 3 बाहर है, दोनों अंदर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 2x। x को एक तरफ रख लो तो ये माइनस 3x तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, और माइनस 2x को लेफ्ट में लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 6 राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो भाई माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब अपना इनइक्वालिटी का एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो माइनस a ने माइनस b से लेस होना है। बहुत सिंपल सी बात है। 4 अगर 3 से बड़ा है तो -4 -3 से क्या होता है, लेस होता है। तो जब अब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस एक्चुअल में कटता नहीं है, दोनों साइड्स हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस कट के 4 आ जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब 0 1 2 3 4, या तो x की वैल्यू 4 है या 4 से लेस है। चैप्टर नंबर 1 में हम ये सारा इंटरवल वगैरह कर चुके हैं। तो जो x की वैल्यू है 4 से लेस है तो इन्फिनिटी टू 4 क्लोज्ड इंटरवल, तो इसमें आ जाएगा इन्फिनिटी टू 4 हमारा इंटरवल आएगा। ये यहाँ बाय मिस्टेक आ गया है, प्लस इन्फिनिटी टू 4 नहीं, हाँ ठीक है सॉरी, माइनस इन्फिनिटी, मैं ही नहीं, इधर लेफ्ट में आएंगे ना तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, तो माइनस इन्फिनिटी टू 4 हमारा इंटरवल आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक लिखा हुआ था, ये मेरे ही दिमाग से स्किप हो गया। इधर जब हम आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू हमारी हो जाती है, तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएंगे। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। If 4x plus iota into 3x minus y is equal to 3 minus 6 iota, then the values of x and y are। देखो भाई एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट हमने यहाँ लगाना है कि a1 प्लस आयोटा b1 अगर a2 प्लस आयोटा b2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, यानी a1 a2 के इक्वल होता है और भैया b1 b2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रियल पार्ट है 4x और इसका रियल पार्ट है 3, तो 4x तो इक्वल हो जाएगा 3 के, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 3/4। अब देखो आयोटा के साथ ये वाला पार्ट है लेफ्ट साइड में, तो इमेजनरी पार्ट हो गया 3x माइनस वाई, और यहाँ आयोटा के साथ क्या है -6, तो इधर हो गया -6। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, मैंने साइन लगा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमें x मिल चुका है तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो 3x है तो x की जगह 3/4 रखो, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 3 3 जा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। सिंपल एल्जेब्रा है, माइनस वाई यहीं रह जाएगा, -6 माइनस 9/4, 4 6 जा 24 और 24 में 9 ऐड करोगे तो माइनस का 33/4 आएगा। माइनस वाई आ रहा है -33/4 कैंसिल, तो y की वैल्यू 33/4 आ जाएगी और x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, और इस आंसर को समराइज करके आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। भाई ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनने हैं, तो हमारा क्वेश्चन रोंग नहीं होगा। और अब यहाँ से शुरू कर दो सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए का मतलब भाई इसमें से एलिमेंट्स को उठाना है। मान लो ये 3 बच्चे हैं तो इनमें से कितने तरीके से हम इनको बाहर ले जा सकते हैं घुमाने के लिए। मान लो एक भी बच्चे को ना ले जाएं तो एम्प्टी, ठीक है ना, फिर खाली 2 को चूज़ किया, फिर 3 को चूज़ किया, फिर 5 को सिंगल सिंगल, या तो 2 को ले जाएं या 3 को या 5 को, समझ में आ रही बात। फिर 2-2 के पेयर, 2-2 के पेयर बनाते समय पहले 2 को पकड़ लो, तो 2,3, 2 को ही पकड़े रखो और 2,5, इससे गलती नहीं होती है, गड़बड़ नहीं होती है। फिर 3 को पकड़ा तो 3 का पेयर अब 5 से बनेगा क्योंकि 2 के साथ तो बन चुका है, बैक नहीं जाना, आगे जाना है। और या फिर क्या करें कि तीनों को ही ले लें, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए हमारे 8 सबसेट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये देखो भाई, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ए हमें दे रखा है 1 2, बी है 3 4, फाइंड ए क्रॉस बी। मैं डायरेक्ट लिखूंगी ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को लेकर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो बनाने हैं। ए का एलिमेंट पहले लेना है और बी का हमने बाद में। तो 1 को 3 से और 1 को 4 से पेयर करो, तो 1 3 1 4, 2 को 3 से
और 2 को 4 से, 2 एलिमेंट इसमें 2 इसमें, तो 4 ही पेयर बनेंगे। तो ये एक रोस बी आ गया हमारा। 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। देखो साइन 765, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये आपका 720 प्लस 45 हो भाई, 720 में 45 जोड़ोगे तो 765 आ जाएगा। अब ये जो 720 है इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से ये मेरा पेन ही मान लो ऐसे मूव करना शुरू करे, तो एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हुआ और दूसरे राउंड में 720, यानी कि 720 डिग्री का एंगल कंप्लीट करने के बाद लाइन ने वहीं आ जाना है। उसके बाद 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक्चुअल एंगल तो केवल 45। वैसे भी हम प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं यहाँ पर, साइन ऑफ 4 पाई प्लस 45, ठीक है ना भाई। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपने भाई कर ली है जब आप सेट में बैठ रहे हो। तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस 45, 4 पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कितना बन जाएगा साइन 45। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया, तो ये बन गया साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कॉस 75 डिग्री। अब ये इस तरीके से नहीं होगा। कॉस 75 को मैं लिख सकती हूँ 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 45 प्लस 30 डिग्री मैं यहाँ पर राइट कर सकती हूँ। तो अब इसको देख के आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो भैया ये बन जाएगा ए की जगह 45, बी की जगह 30। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, थोड़ा खुला इधर से लिखते हैं। तो कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। कॉस 45 1/√2 और जो हमारा कॉस 30 होता है वो √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। ध्यान देना, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आएगा √3, नीचे आएगा 2√2। 1 1 जा 1/2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख दो और ऊपर हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2√2, तो नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 - 1 और ये हमारी cos 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे 1 मार्क के। अब 2 मार्क्स के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है भाई, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डोमेन का क्या मतलब है। डोमेन का मतलब x की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये जो पूरा आंसर है ये रियल आए, डेफिनेट आए और फाइनाइट आए। ठीक है, डेफिनेट का मतलब एक ही आंसर आए, रियल आना चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो अब जब अंडर रूट में कोई टर्म आती है तो उस पर एक ही रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो अंडर रूट है वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। तो डोमेन के लिए आप क्या करोगे कि जो f(x) का डोमेन है उसके लिए क्या होना चाहिए कि 9 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा। एक्स स्क्वेयर को आप राइट में ले जाओ तो 9 एक्स स्क्वेयर से बड़ा होना चाहिए, या उल्टा कर दूं तो एक्स का स्क्वेयर 9 या 9 से लेस होना चाहिए। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एक आइडिया लेना है। 0 1 2 3 4 ये मेरी नंबर लाइन है, -1 -2 -3 -4। इस नंबर लाइन पर ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका स्क्वेयर या तो 9 आएगा या 9 से कम। तो 9 आएगा, -3 का भी स्क्वेयर और 3 का भी, और इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब का स्क्वेयर भी 9 से लेस आएगा। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि अगर हम x की जगह इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो स्क्वेयर 9 से लेस आएगा। स्क्वेयर 9 से लेस आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और जब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो ये जो अंडर रूट है ये हमें रियल और फाइनाइट वैल्यू देगा और हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 9 का क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू -3 to 3।
तो ये हमारे फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा कि x की वैल्यूज़ -3 to 3 में लाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। ठीक है, रेंज का मतलब है कि इसके अंदर इन वैल्यूज़ को रखने के बाद जो हमारा आंसर है वो किन किन वैल्यूज़ के बीच में आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा इस फंक्शन की रेंज की। रेंज का मतलब है f(x) की वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि f(x) को y मान लेते हैं और y क्या हो जाएगा, 9 - x² का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, y² = 9 - x², x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो x² हमारा हो जाता है 9 - y² और x हमारा हो जाएगा 9 - y² का अंडर रूट। अब सेम यही वाली कंडीशन आप यहाँ पर लगाओ कि ये वैल्यू x के रियल होने के लिए 9 - y² को 0 से बड़ा होना है, y² को 9 से छोटा होना है और y की वैल्यू -3 से 3 के बीच आनी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्ट्राडिक्शन है। आप ये देखें कि जो x की वैल्यू है वो -3 से 3 के बीच आ रही है। अब अगर आप यहाँ x के प्लेस पर, सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 रखते हो या 0 रखते हो, सुनो मेरी बात, अगर आप यहाँ x को 0 रखते हो तो 9 में से 0 गया, 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 3 और -3। अगर मैं y को -3 और 3 के बीच लेती हूँ, ये बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है, अगर मैं y को -3 और 3 के बीच लेती हूँ तो 0 की इमेज 3 भी आएगी और 0 की इमेज -3 भी आएगी, जो कि फंक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एक फंक्शन की एक ही इमेज होती है। दूसरी बात, यहाँ फंक्शन के आगे, y के आगे कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है तो हम इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मैंने एक्सरसाइज 2.3 के मैंने बहुत सारे आपके चैप्टर्स करा रखे, तो चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज 2.3 है आपका, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और उस लिंक से आप उस वीडियो से इसकी डिटेल देख सकते हो। तो फिलहाल देखो यहाँ से y की वैल्यू ये आती है, बट आपने ये ध्यान रखना है कि y इज पॉजिटिव, बस आप इतना लिखकर फिलहाल 2 नंबर में, रीजन आपके सामने है। अगर मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रखी तो 2 इमेजेज अगर मेरे पास आती है तो फंक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है। तो y की जो वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और y जो है हमारा वो बिलोंग कर जाएगा 0 to 3 को। ठीक है, तो y जो है बेटा वो हमारा बिलोंग कर जाएगा 0 to 3 के क्लोज्ड इंटरवल को। तो ये तो हमारी आ जाएगी इस फंक्शन की रेंज। और डोमेन अभी मैंने ऊपर आपको दिखलाई दिया था कि ये आपका क्या आ रहा है, डोमेन आ रहा है। सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको z लिख लो, z = √5 + 3 आयोटा है। तो इसका जो हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, यानी z इन्वर्स, वो क्या बनेगा, 1/z। तो 1/z का मतलब क्या हो जाएगा, 1/√5 + 3 आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करो, 1/√5 + 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा से, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म तो अपनी बन नहीं रही है। तो अब इसको क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आ गया √5 - 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में ध्यान दो, a + b × a - b, तो ये बन जाएगा √5 होल स्क्वायर - 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हमने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो ये ऊपर तो हो जाएगा √5 - 3 आयोटा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, और देखो 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। √5 - 3 आयोटा, 5 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 9 हमारा 14 आ जाएगा। तो √5 - 3 आयोटा बाय 14 आ जाएगा। और अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, तो √5/14 - 3/14 आयोटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा 3 मार्क्स के अपने 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। देखो वैसे ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम इस इनइक्वालिटी की बात करें तो वो ग्राफ है, केवल एक नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करना है, और ये आपके न्यू मैथ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये इनइक्वालिटी मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दी है, तो अब हम इसको इसी पेज पर यहाँ पर डायरेक्ट अपना सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे 2 है, 3 है, 5 है। देखो x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। नीचे 2 है, 3 है, 5 है, तीनों का एलसीएम ले लो तो 2 3 जा 6 5 जा 30 आएगा। तो आपने पूरी इनइक्वालिटी को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग द इनइक्वालिटी बाय 30, इस टर्म को 30 से करो, 30 इंटू x/2, यहाँ 30 से करो तो 5x माइनस 2/3, यहाँ 30 से करो तो 7x माइनस 3/5। ध्यान देना ये कैंसिल होकर 15x, इसको करोगे 10 आएगा, 10 को अंदर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50x और माइनस 20, 5 6 जा 36 को 7 से करोगे तो 42x और माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा। लेफ्ट में है 15x, 50 में से 42 माइनस करेंगे 8x, 20 माइनस का है 18 प्लस का है -2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, दिखने में ही मुश्किल लग रहा है। 8x को लेफ्ट में ले आओ, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 7 राइट में जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। इसका थोड़ा आइडिया ले लेना क्योंकि हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो 0 डिवाइड कर रही हूँ मैं, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35, लगभग ये वैल्यू हमारी आएगी। अब इसको भाई मैंने शो करना है नंबर लाइन पर, ठीक है, इसको मैंने शो करना है नंबर लाइन पर। तो यहाँ हम ले लेते हैं, ये अपनी नंबर लाइन हो जाती है 0 1 2 3 -1 -2। अब ये है बेटा -0.285, ये -0.5 है। देखो 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 और 9, तो -0.2 लगा लो आप 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर आपने ऐसे साइन करना है और ऐसे एरो लगा के दिखा देना है कि ये वैल्यू तो -0.285 है। और क्योंकि हमारे पास इक्वल टू का साइन भी है, तो इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है, तो इस पर बंद सर्कल हम लगाएंगे। और इससे बड़ी वैल्यूज हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन को आप अच्छे से डार्क कर दोगे तो ये आपका इसका ग्राफ आ जाएगा। इसको इंटरवल में शो करना हो तो -2/7 टू इन्फिनिटी, ये हमारा -2/7 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 0 से -1 के 7 इक्वल पार्ट्स कर दो, फिर आप -2/7 शो कर दो, अगर आपने डेसिमल में नहीं बदलना। सुनना मेरी बात, ये 0 है, ये -1 है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7, तो ये आ गया -2/7। और इससे आगे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर इस तरह का ग्राफ का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपने इस तरीके से इसको शो करना है। और अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, ये है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन। शो दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू दिस वन। तो इसको मैंने पेपर पे नोट कर लिया है और अब हम इस क्वेश्चन को अपना यहाँ पर सोल्व करते हैं। मैंने ले ली है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है तो आइडेंटिटीज़ मैं लिख देती हूँ। cos c प्लस cos d, जब cos की हमारी आइडेंटिटी होती है तो दोनों टर्म्स cos में आती हैं। cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और इसको x प्लस वाई a प्लस b किसी फॉर्म में आप याद कर सकते हो। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। इनको पहले हम इन दोनों में यूज करेंगे, या इन दोनों को करोगे तो 4 और 3 7, उसके बजाय ना पहले इन दोनों में यूज करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, cos 4x प्लस cos 2x को आगे ले लेते हैं और cos 3x को पीछे, sin 4x प्लस sin 2x को आगे ले लेते हैं और sin 3x को पीछे। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लूँगी। c प्लस डी, c 4x है, d 2x है, 4 प्लस 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3x आएगा, और 4 में से 2 माइनस करोगे 2x आएगा, x से डिवाइड करोगे तो cos x, और ये आपका हो गया cos 3x। ऐसे डिनोमिनेटर में लगाओ तो 2 साइन
4 और 2 6, ये हो जाएगा 3x और ये आ जाएगा cos x। ठीक है भाई, 2 cos 4 में से 2 गया 2 और 2 से डिवाइड करोगे और ये रह जाएगा sin 3x। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ूँ अब मैं। अब ऊपर देखो, cos 3x कॉमन है, sin 3x भी कॉमन है, तो ऊपर वाली टर्म में से cos 3x कॉमन लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ये कॉमन आ गया तो ये बच गया 2 cos x और ये कॉमन हो गया तो 1 बचा। इन दोनों में से sin 3x कॉमन लिया तो यहाँ तो 2 बच गया, यहाँ cos x और यहाँ 1। क्वेश्चन हो चुका है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज आपने ज़रूर मेंशन करनी है। अब ये ध्यान से देखो कि ब्रैकेट की टर्म दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। ये बन गया cos 3x बाय sin 3x और cos बाय 3 होता है कोटेंजेंट 3x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा ये था कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सैम्पल पेपर का। मैं होप करती हूँ ये आपको आपकी सेट की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।